हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, कुछ दिनों पहले आपने एक खबर सुनी होगी कि गौतम अडानी पे वीडियो बनाने वाले कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को समन भेजा गया। इसके पहले केंद्र सरकार ने भी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कुछ आपत्तिजनक वीडियोस या जानकारी को हटाने की बात कही थी कि भाई साहब आप ये अपलोड नहीं कर सकते। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के बहुत से ऐसे यूजर्स हैं जिन्होंने इस पे अपनी असहमति व्यक्त की। उनमें से एक बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहा जाता था। वो इसके लिए बाकायदा कोर्ट गया और कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पे अपना एक निर्णय दिया। कहा कि सरकार का जो पोर्टल है सहयोग पोर्टल, जो दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सरकार के बीच के जो काम है उसके बीच में एक सहयोग प्रदान करता है, उसकी डिटेल में भी हम आएंगे, उसको सही बताया और ट्विटर या एक्स जिसे हम कह सकते हैं उनके दावे को गलत बताया और खारिज कर दिया। क्योंकि सहयोग पोर्टल का जो काम है वो इसी क्षेत्र में, इसी डोमेन में है। इसी पे हम विस्तार से आज बात करेंगे, समझेंगे कि क्या इशू है, क्या है सहयोग पोर्टल, क्या है आपत्ति, सरकार का तर्क क्या है और कहां पे कोर्ट अपने मत को रख रही है ना, क्या है। तो केंद्र सरकार ने, अगर बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने सहयोग पोर्टल जो था उसको शुरू किया था। सहयोग पोर्टल पे ट्विटर ने एक आपत्ति दर्ज की थी, जिसको कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एम नागा प्रसन्ना ने, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग पोर्टल को उन्होंने वैधानिकता प्रदान की। मतलब वो सही है, अपने कार्यों में वो सही है। कार्य क्या है उसको डिस्कस करेंगे। ट्विटर की आपत्ति क्या है उसको उन्होंने क्या कर दिया, खारिज कर दिया। यह निर्णय न केवल डिजिटल सामग्री नियंत्रण की दिशा में एक नई मिसाल स्थापित करता है, बल्कि भारतीय साइबर कानूनों की व्यापकता और गहराई को भी दर्शाता है। साइबर कानूनों की गहराई और व्यापकता को भी दर्शाता है। इस पर ही हम बात करेंगे। उससे पहले आप सबको पता है कि हाल में स्टडी IQIAS जो मेन चैनल है, जो पेरेंट चैनल है, उसने 20 मिलियन सब्सक्राइबर यानी कि 2 करोड़ सब्सक्राइबर के बेस को तय किया है। तो हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए जो स्टडी IQIAS हिंदी पे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक स्पेशल ऑफर है। यानी कि, और ये मैं बता दूं, ये बहुत तेजी से भर रहा है। तो आपको क्या करना है, पहले 200 स्टूडेंट्स को हमारे सभी कोर्सेज, प्रतिज्ञा बैच हो, लॉन्ग टर्म बैच हो, जो 35 से 40 हजार का पड़ता है आफ्टर डिस्काउंट, उसमें अधिकतम डिस्काउंट मिलेगी और ये बहुत जल्दी भर सकता है। तो आपको क्या करना है, डिले नहीं करना है। विकास लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे आप यहां पे और अधिकतम डिस्काउंट प्राप्त करेंगे। विकास लाइव कोड यहां जो चल रहा होगा इसका आप इस्तेमाल कीजिए और अधिकतम डिस्काउंट आपको मिलेगा हमारे सभी बैचेस में। मतलब 20,000 में, मतलब जितने भी बैचेस हैं स्टडी IQIAS हिंदी के, जितने भी बैचेस हैं सब 20,000 में आपको मिल जाएंगे। तो इससे बेहतर क्या, जल्दी कीजिए, देर मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, यहाँ पे बात हो जाएगी, यहाँ पे डिस्कशन हो जाएगा इससे रिलेटेड। कुछ भी पूछना है वहां पे बात हो जाएगी, ठीक है। तो पहली तो बात कर लेते हैं कि क्या सहयोग पोर्टल है क्या। पहले परिभाषा को देख लेते हैं। तो सहयोग पोर्टल एक केंद्रीकृत ऑनलाइन मंच है। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया और जो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र है, यानी कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, वो इसको संचालित करता है, इसके संचालन को देखता है। क्योंकि साइबर क्राइम से जुड़े हर बिंदु, हर विषय पे मैं इस पर वीडियो बनाया हुआ है जिसपे ये काम करता है, ठीक है। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79(3)(b) के तहत इंटरनेट मध्यस्थों, इंटरनेट इंटरमीडियरीज को सामग्री हटाने के नोटिस भेजने की प्रक्रिया को व्यवस्थित और स्वचालित। किसी प्लेटफॉर्म पे आप तक सूचना वीडियोस के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से जो पहुंचाते हैं, उन मध्यस्थों की बात हो रही है, उन इंटरमीडियरीज की बात हो रही है। ये उनको नोटिस भेजता है। अगर सरकार को लगता है कि देश के रूप में, जब हम देश की बात करते हैं, तो जो देश के लिए कुछ सूचना अगर जरूरी नहीं है या वो असंयमित है, तो इन सब पे सहयोग पोर्टल नोटिस भेजता है और वो जो मध्यस्थ हैं, वो जो इंटरमीडियरीज हैं, उनको अपने पोर्टल से उस वीडियो को या पोस्ट को हटाना पड़ता है, ठीक है। बाकायदा तर्क सहित होता है। कार्यप्रणाली क्या है, इस पोर्टल के माध्यम से सरकारी एजेंसियां विभिन्न इंटरनेट प्लेटफॉर्म को सीधे नोटिस भेज सकती हैं। इसके माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार अप्रैल 2025 तक 65 ऑनलाइन मध्यस्थ और सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 7 केंद्रीय एजेंसियों ने नोडल अधिकारी इस पोर्टल से जुड़े हुए थे, ठीक है। जो बड़ी बात है वो क्या कि अक्टूबर 2024 से अप्रैल 2025 तक सरकार ने इस सहयोग पोर्टल के माध्यम से गूगल, यूट्यूब, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म को 130 सामग्री हटाने का नोटिस भेजा है। अब जो लोग सहयोग पोर्टल को जान रहे हैं, इस खबर को पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, बहुत से लोगों का यह कहना है या जो इससे जुड़े, जो सीधे
हितधारक हैं उसमें, उनका कहना है कि ये हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी पे खतरा है। हम जो चीज़ प्रसारित करना चाहते हैं विद इन, जैसे यूट्यूब की बात कर लें तो अगर आप कुछ गलत या मेलाफाइड कंटेंट कई बार अपलोड करते हैं तो खुद यूट्यूब उस पर स्ट्राइक कर देता है या ये टेक डाउन कर लेता है। तो उनका कहना है कि जब हम किसी प्लेटफॉर्म के गाइडलाइंस के तहत हम वीडियो अगर निकाल रहे हैं तो अलग से हमें गाइड क्यों किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती जो अंडरलाइंड होती हैं जो शायद वो प्लेटफॉर्म न समझ पाए, लेकिन देश की शुचिता, अखंडता, संयम के लिए खतरा है, आपको टेक डाउन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की बातें चल रही थी इसमें, है ना। चलिए अगर हम बात करें इसके आगे की तो कानूनी ढांचा क्या है, 79 धारा 79 और 69 दोनों को देख लेते हैं। पहले 79 को, सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, ये सरकार को प्रोटेक्ट करती है। नोटिस की जब हम बात करते हैं तो क्या है कि 79 इंटरनेट मध्यस्थियों को सेफ हार्बर प्रोटेक्शन प्रदान करती है। इसका सरल अर्थ यह है कि यदि कोई उपयोगकर्ता किसी प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक या गैर कानूनी सामग्री पोस्ट करता है, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी नहीं है, जो व्यक्ति पोस्ट कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है। तो नोट, जैसे मान लो कि मेरा नाम विकास है, मैं यूट्यूब पे कोई गलत जानकारी प्रस्तुत कर रहा हूं तो जिम्मेदारी मेरी होनी चाहिए। यूट्यूब कितनों को चेक करेगा? तो यहीं पे ये कहा जा रहा है कि केवल उपयोगकर्ता की होगी, प्लेटफॉर्म की नहीं होगी। उपयोगकर्ता की होगी, प्लेटफॉर्म की नहीं होगी। यह सुरक्षा सोशल मीडिया कंपनियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना वे अपने उपयोगकर्ताओं द्वारा साझा की गई हर सामग्री के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना कर सकते हैं और ये टारगेटेड भी हो सकता है। मतलब ये तो जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है ना जो उस प्लेटफॉर्म पे गंदी चीजें, अश्लील चीजें या देश की शुचिता, अखंडता को क्वेश्चन करने वाली चीजें अपलोड कर रहा है ना, तो जिम्मेदारी तो प्लेटफॉर्म का ये कहना है। तो ये धारा 79 उनके लिए सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन करती है। हालांकि यह सुरक्षा शर्तों के साथ आती है। धारा 79(3)(b), जिसकी शुरुआत मैंने बात की थी, के अनुसार यदि सरकारी एजेंसी किसी प्लेटफॉर्म को किसी गैर कानूनी सामग्री के बारे में वास्तविक ज्ञान प्रदान करती है और प्लेटफॉर्म उस सामग्री को तुरंत हटाने या उस तक पहुंच बंद करने में असफल रहता है तो अपनी कानूनी सुरक्षा खो देता है। मतलब तत्काल कार्रवाई उसको करनी पड़ेगी, अगर नहीं करता है तो उसको कानूनी सुरक्षा नहीं है। जो 79 के तहत सेफ हार्बर था वो नहीं रह जाएगा 79(3)(b) के तहत, है ना। यहीं पे उसी धारा में ही, जैसे हम 19 की बात करते हैं, धारा अनुच्छेद 19 की, कि अनुच्छेद 19 के 1 को जब हम देखते हैं और फिर 2 को देखते हैं तो 1 में सारे अधिकार हैं, 2 में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। ये वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। 69(a) की बात कर लें, 69 सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था जैसे विशिष्ट आधारों पर इंटरनेट सामग्री को ब्लॉक करने की शक्ति देती है। यह धारा अत्यंत सख्त प्रक्रिया का पालन करती है, अत्यंत सख्त प्रक्रिया का पालन करती है। एक समिति का गठन करना आवश्यक है, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का अवसर देना होता है, लिखित और तर्कसंगत आदेश जारी करना पड़ता है यहाँ पे, और केवल केंद्र सरकार ही इसके तहत आदेश जारी कर सकती है। 69(a) की बात हो रही है। और अगर आप करंट अफेयर्स से पहले से अपडेटेड है तो आपको पता होगा कि समय समय पे बहुत सारे केसेस के द्वारा 69 बार बार चर्चा में आता रहा है, बार बार चर्चा में आता रहा है, ठीक है। चलिए, जो एक्स प्लेटफॉर्म है उनकी जो चुनौती क्या थी, स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण, उनका तर्क क्या था। मार्च 2025 में एक्स कॉर्पोरेशन ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके सहयोग पोर्टल को सेंसरशिप पोर्टल बताया था। ये सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ सेंसर कर रहे हैं बिना किसी तर्क के, और ये सेंसर जबरदस्ती का है। पहली बात तो बता दूं कि ये जो एक्स प्लेटफॉर्म है ये एलोन मस्क साहब का है, तो थोड़ा सा उनका भी इन्वॉल्वमेंट वहां दिखता है ना। कंपनी के मुख्य तर्क क्या थे, एक बार देख लेते हैं। पहली बात तो कि प्रक्रियात्मक सुरक्षा का उल्लंघन। एक्स का कहना था कि सरकार धारा 69(3)(b) का उपयोग करके धारा 69(a) की सख्त और पारदर्शी प्रक्रिया को दरकिनार कर रही है, क्योंकि जब इसमें दिया हुआ है तो आप इसके तहत क्यों जा रहे हैं। धारा 69(a) के तहत निर्धारित सुरक्षा उपाय सहयोग के माध्यम से भेजे जाने वाले नोटिसों में अनुपस्थित है। 69(a) में कुछ सुरक्षा उपाय भी हैं कि इनका भी ध्यान रख लिया कीजिए। तो जब ये नोटिस भेजे जा रहे हैं तो 69(a) में जो प्रोटेक्टिव बातें हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है ना। 69(3)(b) में गैर कानूनी शब्द की परिभाषा अस्पष्ट है, व्यापक है, जबकि 69 में स्पष्ट और आधार निर्धारित है। तो क्या हो रहा है, जहां पे स्पष्ट है उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जहां पे अस्पष्ट है, वेग है, उसका बड़ा इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि सरकार इस प्रकार के टूल्स का बड़ा प्रयोग करती है कि जहां पे परिभाषाएं अस्पष्ट हो उनका ज्यादा प्रयोग करती है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें दायरे में हो जाती है। जुडिशरी के लिए भी जब हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो भी इस शब्द के दायरे में आ जाते हैं, है ना। श्रेया सिंघल मामले में क्या था, 2015 के मैं इस मामले की चर्चा कई बार कर चुका हूं, है ना। श्रेया सिंघल मामले में बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार धारा 79(3)(b) के तहत सामग्री हटाने का आदेश केवल न्यायालय के आदेश या सरकारी अधिसूचना के बाद ही दिया जा सकता है, और यह धारा 69(a) के समान आधारों पे होना चाहिए। तो यहाँ पे तो उच्चतम न्यायालय क्लियर कर चुका है, तो फिर सरकार क्यों फेल हो रही है। निश्चित तौर पे इसी बात पे आपत्ति थी ट्विटर की, लेकिन उस आपत्ति को सुना नहीं किया, खारिज कर दिया गया।
और क्या है, जहां धारा 69A के तहत केवल केंद्र सरकार आदेश दे सकती है, वहीं सहयोग के माध्यम से राज्य सरकारें और अन्य एजेंसियां भी कर सकती है। और यहां पे बात है, शुरुआत ही मैंने की कि 69A केंद्र सरकार से कर सकती है, यहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स भी कर रही हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स या एजेंसियां अगर ये जिसे कहते हैं ना कि इस प्रकार का जो सेंसरशिप अगर ये डिसेंट्रलाइज हो गया तो लॉन्ग टर्म में डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इसका असर पड़ेगा उस पर, है ना। ठीक है, चलिए, तो सरकार का प्रत्युत्तर क्या है, सरकार ने तर्क दिया गया। सरकार ने सहयोग पोर्टल की आवश्यकता को उजागर करते हुए तर्क दिया कि इंटरनेट की अनूठी प्रकृति, जिसमें एल्गोरिथमिक क्यूरेशन सिस्टम और सूचना का तीव्र प्रसार शामिल है, पारंपरिक मीडिया की तुलना में अलग और सख्त नियामक ढांचे का मांग करता है। मतलब नॉर्मल जो होता है नियामक ढांचा, उसके इतर, क्योंकि इसमें चीजें बहुत ही कंडीशनल है, ठीक है, हर जगह अलग अलग प्रकार का कंटेंट है, बड़ा रैंडम है। उस रैंडमनेस को एक लाइन में करने के लिए, अलाइन करने के लिए नियम कानून के हिसाब से इस प्रकार की प्रक्रिया जरूरी है, ये सरकार कह रही है यहां पे, है ना। दूसरा क्या है, सेफ हार्बर की शर्तें। सरकार ने स्पष्ट किया कि सेफ हार्बर कोई पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि एक सांविधिक विशेषाधिकार है जो मध्यस्थों द्वारा प्रदर्शनकारी उचित सावधानी के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। मतलब क्या कि अगर आप उचित सावधानी के साथ सब काम कर रहे हैं तब आपके लिए सेफ हार्बर है। अगर आप सावधानी का ध्यान नहीं दे रहे हैं तो फिर 79(3)(b) का ही हम प्रयोग करेंगे। नॉर्मल सेफ हार्बर जो अधिनियम धारा, उसकी बात नहीं करेंगे। गैर कानूनी सामग्री की अधिसूचना पर तुरंत कार्य करने में असफलता से इस प्रतिष्ठा का नुकसान होगा, जो अभी मैंने बताया कि आप अगर खुद 79 का फॉलो, 79 जो सेफ हार्बर है उसको आप खुद से अगर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे ये कह रहे हैं कि सरकार 69A को ही फॉलो करे, हम तो 69(3)(b) का फॉलो करेंगे और अपने हिसाब से रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, है ना। अच्छा, समानांतर व्याख्या का खंडन किया। सरकार ने इस बात से इनकार किया कि वह कोई समानांतर ब्लॉकिंग व्यवस्था बना रही है, ठीक है, जो 79(3)(b) बनाम 69A की आ रही है। उसने जोर देकर कहा कि धारा 79 और धारा 69A अलग अलग संदर्भों में काम करती हैं। सहयोग नोटिस का अनुपालन नहीं करने पर परिणाम सीधे ब्लॉकिंग आदेश नहीं है, बल्कि कानूनी प्रतिरक्षा का नुकसान है। तो जो आरोप लगा कि 79(3)(b) 69A के रहते लगाई जा रही है, उस पर सरकार ने कहा कि नहीं, दोनों के अलग अलग क्षेत्र हैं और दोनों अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं और उसी आधार पे हम नियमन करते हैं, विनियमन करते हैं, ठीक है। बात करें इसके आगे की, तो एक्स की कानूनी स्थिति पे सवाल किया। सरकार ने एक्स कॉर्पोरेशन जो ट्विटर है उसकी याचिका पे दायर करने की कानूनी क्षमता पर भी सवाल उठाया, यह तर्क देते हुए कि एक विदेशी कंपनी के रूप में यह संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकती है। अच्छा, अब आपने एक सुना होगा कि 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ देशी लोगों के लिए, विदेशी के लिए है नहीं। तो एक्स ट्विटर तो विदेशी कंपनी है, तो 15, 16, 19, 29, 30 जो सिर्फ भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार है उसके दायरे में तो आती नहीं है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चूंकि विदेशी है तो ये तो वैसे भी नहीं इसकी बात कर सकती। सरकार भी अपने तार्किक पक्षों को सरकार ने रखा। चलिए, अगर हम बात करें न्यायालय का निर्णय, निष्कर्ष की तरफ अगर बढ़े तो क्या है, न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि सोशल मीडिया को विचारों का एक आधुनिक रंगमंच के रूप में अराजक स्वतंत्रता की स्थिति में नहीं छोड़ा जा सकता। आप अपने विचारों को रखिए, पर विचारों की जो धारा होनी चाहिए वो अराजकता की तरफ ना बढ़ जाए। हमने बांग्लादेश में और नेपाल में कुछ होते देखा, फ्रांस में भी इसकी सुगबुगाहट देखी, अन्य देशों में सोशल मीडिया का दुष्प्रभाव को देखा गया है। अगर उसको अराजक छोड़ देंगे तो शायद एक बड़ा वर्ग है जिसका ब्रेन वॉश हो सकता है, सरकार ये स्पष्ट कह रही है, ठीक है। अच्छा, न्यायालय ने विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामले में सोशल मीडिया नियंत्रण को आवश्यक बताया, जहां गरिमा का संवैधानिक अधिकार क्या है, दांव पे है, इसकी बात यहां पे की, ठीक है। चलिए, सहयोग पोर्टल की वैधता। न्यायालय ने सहयोग पोर्टल को संवैधानिक घृणा से दूर पाया और इसे सार्वजनिक हित का साधन बताया। सरकार की बात होगी वैसे, है ना। उन्होंने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3)(b) के अधिकार के तहत कल्पित है, मतलब सही है, जो मतलब संवैधानिकता और सार्वजनिक हित की बात 79(3)(b) में निहित है। और सहयोग पोर्टल द्वारा जब भी उसका प्रयोग किया जा रहा है या सरकारें कर रही हैं, वो इसी भावना के तहत कर रही हैं, किसी दुर्भावना के तहत नहीं कर रही, है ना। न्यायालय ने इस नागरिक और मध्यस्थ के बीच सहयोग का प्रकाश स्तंभ बताया कि ये तो एक लाइट हाउस है और जो नागरिक सूचना है और जो सरकार है उनके बीच में एक बेहतर तारतम्य बैठाने का कोशिश किया जा रहा है इसके द्वारा, है ना। चलो, एक्स की कानून स्थिति क्या। न्यायालय ने केंद्र सरकार को तर्क को स्वीकार करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 19 केवल नागरिकों को प्रदान किए गए हैं अधिकारों का चार्टर है, मतलब नागरिकों, जो भारत के नागरिक हैं उनको दिया गया अधिकार है, विदेशियों के लिए नहीं है। चूंकि एक्स कॉर्पोरेशन भारत का नागरिक नहीं है, इसलिए न्यायालय ने फैसला दिया कि अनुच्छेद 19 की सुरक्षात्मक जो है बात है वो
एक्स के लिए लागू नहीं होगी। अगर कोई भारतीय कंपनी होती तो शायद उसको एक बार कंसिडर किया जाता। तो यह था कुल मिला के मामला जिसकी लगातार बात हो रही थी। आपकी क्या राय है इस मामले पे, और मुझे बताते जाइएगा कि श्रेया सिंघल का जो मामला था, जिसको आपने कई बार सुना होगा, श्रेया सिंघल के मामले के अराउंड एक और कंट्रोवर्सी हुई थी आईटी एक्ट की एक धारा को लेकर। क्या बता सकते हैं वो कौन सी धारा थी और उस धारा के साथ क्या हुआ? कमेंट करते हुए बताते जाइएगा, ठीक है। बस इतना बताता चलूं कि चूंकि 20 मिलियन का फेस्टिवल चल रहा है, तो स्टडी IQ IAS में जो हिंदी का कोर्स है जो मैं लेके आ रहा हूं, जिसका नया बैच अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है, उसमें भी आप अगर विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो अधिकतम डिस्काउंट प्राप्त करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये जो 20 मिलियन सेल जो चल रही है, ये 30 सितंबर तक ही चलेगी। 30 सितंबर के बाद ये सेल ओवर हो जाएगी। तो 30 सितंबर से पहले हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का नया बैच जो तुलसीदास से शुरू हो रहा है, आप उसमें जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आप जुड़ना चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम एड्रेस है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, मैसेज कीजिए, यहाँ बात कीजिए, जुड़ा जाएगा, बात किया जाएगा, है ना। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी करंट अफेयर्स से अपडेट हो सके, रह सके, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।